हाँ बच्चों, आज हम पहले कक्षा 11 के वीडियो में आ रहे हैं। कक्षा 11 के पिछले 2 वीडियो जो मैंने बनाए उनमें मूल मात्रकों की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है कि मूल मात्रक कितने भागों में बंटते हैं और मूल मात्रकों में कौन कौन से मात्रक काम में लिए जाते हैं। उनमें 4 परिभाषाओं को मैं बता चुका हूं। आज उसी में आगे बढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा उसको रिपीट कर दूं। मूल मात्रकों को यहां से मूल मात्रक हमने लिए। मूल मात्रकों को 7 भागों में बांटा गया। पहली मूल राशि को हमने लिखा था या समझाया था, वो थी लंबाई। लंबाई मूल राशि का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। जो पहली मूल राशि ली गई थी वो कौन सी मूल राशि थी? लंबाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। ठीक है। 1 मीटर दूरी क्या थी? 1 मीटर दूरी थी प्रकाश की चाल के द्वारा जिसको ज्ञात किया गया था। प्रकाश की चाल होती है, वास्तविक जो चाल होती है बेटा, वो होती है 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकेंड। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि प्रकाश 29,97,92,400 मीटर कितने सेकंड में चलता है बेटा? 1 सेकंड में। तो हमें कितने मीटर का मान निकालना था? 1 मीटर का। तो 1 मीटर का मान कैसे हो जाएगा? पक्षांतरण कर दें यहां से इस पूरी संख्या का। तो मान क्या हो जाता था? प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड के कितने भी भाग में? 29,97,92,458 विभाग में तय की गई दूरी कितनी होती थी? 1 मीटर। तो 1 मीटर की परिभाषा पढ़ी सबसे पहले। दूसरे नंबर पर जो मूल राशि ली गई थी वह मूल राशि थी अपने पास द्रव्यमान। कौन सी मूल राशि थी बेटा? द्रव्यमान। और द्रव्यमान मूल राशि का जो मात्रक होता था, जिसे मूल मात्रक कहते थे ऐसा पद्धति में, वह कौन सा मात्रक लग गया था बेटा? किलोग्राम। द्रव्यमान राशि का मूल मात्रक जो लिया गया था वो कौन सा लिया गया था? किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम कितना होता था? 1 किलोग्राम की जब बात करते थे तो 1 किलोग्राम के लिए फ्रांस देश के पेरिस में, कौन सा देश था बेटा? फ्रांस देश के, कौन सी राजधानी उसकी? पेरिस। तो फ्रांस के पेरिस में एक सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर। उस सिलेंडर का द्रव्यमान कितना है? 1 किलोग्राम। और ये जो सिलेंडर रखा हुआ है, ये सिलेंडर जिस मिश्र धातु से बना है वह मिश्र धातु अपने पास प्लेटिनम इरिडियम। कौन सी मिश्र धातु बेटा? प्लेटिनम इरिडियम। तो 1 किलोग्राम परिभाषा क्या थी कि फ्रांस के पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मानक मापतोल ब्यूरो के पास एक ऑफिस बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मानक मापतोल ब्यूरो का। तो अंतरराष्ट्रीय मानक मापतोल ब्यूरो के ऑफिस के पास रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान कितना किलोग्राम होता है? 1 किलोग्राम। जिन बच्चों को यहाँ पर ये परिभाषाएं जल्दी से लग रही है कि गुरु बहुत जल्दी बता रहे हैं, तो आप इन परिभाषाओं को पहले वाले वीडियोज में देख सकते हो। ठीक बेटा। इसके बाद तीसरे नंबर पर मैंने लिया था मूल राशि थी समय। कौन सी मूल राशि थी? समय। और समय मूल राशि का मूल मात्रक था सेकेंड। जो समय मूल राशि थी इसका मूल मात्रक क्या था बेटा? सेकेंड। ठीक है। तो समय मूल राशि का मात्रक सेकेंड था और सेकेंड की परिभाषा क्या बन रही थी? सीजियम 133 धातु। जो अपन ने एक परमाणु लिया, कौन सा परमाणु लिया है? सीजियम 133। तो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा अवस्था में, कहां पर बेटा? निम्नतम ऊर्जा अवस्था में जितने समय में एक इलेक्ट्रॉन कितने कंपन करता है? 91, 92, 63, 1770। कंपनों की संख्या क्या है? 91, 92, 63, 1770, यानी कि 9,19,26,31,770। कितने कंपन पूरे कर देता बेटा? 9,19,26,31,770। जितने समय में इतने कंपन पूरे किए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा सीजियम धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था में, वह समय कितना होता है बेटा? 1 सेकेंड। वह समय क्या होता है? 1 सेकेंड। इसके बाद अगली मैंने मूल राशि आपके सामने ली थी, वो थी
विद्युत धारा। कौन सी थी बेटा? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। और एम्पियर की डेफिनेशन क्या थी? दो समांतर चालक तार रख देते हैं, दो धारावाही चालक तारों के एक दूसरे कैसे रख दिए जाए? समांतर। तो उनमें प्रवाहित धारा का वह मान जिससे कि दोनों तारों के मध्य आरोपित बल का मान क्या हो जाता है? 10⁻⁷ न्यूटन। यानी कि जो ये मान आ रहा है, ये किसका मान आ रहा है? चालक तारों के मध्य आरोपित बल का मान। चालक तारों के मध्य आरोपित बल का मान कितना हो जाए? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो इस अवस्था में समांतर स्थित 1 मीटर की दूरी पर चालक तारों के मध्य प्रवाहित धारा का मान क्या होता है बेटा? 1 एम्पियर। कितने एम्पियर हो जाएगा वो? 1 एम्पियर हो जाएगा। ये 4 परिभाषाएं मैं आपको पिछले 2 वीडियोज में बता चुका हूं। पहले वीडियोज में ये 2 परिभाषाएं थी, फर्स्ट वीडियो में जो मूल मात्रकों का था, अगले वीडियो में ये 2 परिभाषाएं थी जो मूल मात्रकों का था। अब अपने पास मूल मात्रकों में 3 मात्रक और बचते हैं। जो मूल राशियां हैं उन मूल राशियों में कितने मात्रक और बचते हैं बेटा? 3 मात्रक और बचते हैं। ठीक है, 3 मूल राशियां और अभी शेष रह रही हैं अपने पास। उनमें एक जो मूल राशि आ रही है वह है बेटा, मैं यहां पे ले रहा हूं तापमान। कौन सी मूल राशि ले रहा हूं? तापमान। ठीक है, और तापमान मूल राशि जो है, तापमान मूल राशि का मात्रक होता है एसआई पद्धति के अनुसार। जो मूल मात्रक रहेगा वह मूल मात्रक होगा तापमान का केल्विन। कौन सा मूल मात्रक रहेगा बेटा? केल्विन। अब हम बात करते हैं 1 केल्विन की, क्योंकि तापमान के हमने सामान्यतः जो मात्रक देख रखे वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट देख रखे। जो अब नेचर के या वातावरण के तापमान को मापते हैं वह सामान्यतः डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, और एक मानव शरीर के तापमान को मापा जाता है वह सामान्यतः डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है बेटा, तो तापमान का मात्रक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? केल्विन। 1 केल्विन क्या होता है? पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, 1 केल्विन तापमान कितना होता है। अब वही पॉइंट केल्विन को समझाने से पहले, 1 केल्विन को बताने से पहले मैं 2 बातों पर डिस्कस करूंगा। कोई भी पदार्थ सामान्यतः कितनी अवस्थाओं में उपस्थित रहता है? सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यह है, कोई भी पदार्थ सामान्यतः कितनी अवस्थाओं में उपस्थित रहता है? आप सबका जवाब होगा सामान्यतः पदार्थ 3 अवस्थाओं में उपस्थित रहता है। कितनी अवस्थाओं में रहता है बेटा? 3 अवस्थाओं में। तो पदार्थ की हम सामान्यतः 3 अवस्थाएं पढ़ के आते हैं। एक होती है अपने पास ठोस अवस्था, दूसरी होती है अपने पास द्रव अवस्था, और तीसरी होती है अपने पास गैसीय अवस्था या गैस अवस्था। ठीक बेटा, तो कोई भी पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाओं में मिलता है, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में और एक गैसीय अवस्था में। कितनी अवस्था में मिलता है बेटा? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। जब पदार्थ ठोस अवस्था में, तो उसके अणुओं के मध्य की दूरी, उसके अणुओं के मध्य की दूरी कैसी रहती है? निश्चित रहती है। ठीक है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जब वो द्रव अवस्था में होता है तो उसके अणुओं के मध्य की दूरी निश्चित नहीं रहती, यानी कि उसका आकार निश्चित नहीं रहता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। और गैसीय अवस्था में तो ना उसका आकार निश्चित होता है, ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। अब मेरा पॉइंट समझना, जैसे अब हमें एग्जाम्पल लेके चले किसी पदार्थ का, कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जो 3 अवस्थाओं में सामान्यतः देखा जा सकता है, तो वह पदार्थ अपने पास होगा जल। कौन सा पदार्थ होगा बेटा? जल। जल को हम सामान्यतः 3 अवस्थाओं में देख लेते हैं। पहली अवस्था जो जल की होती है ठोस के रूप में, वह क्या होती है बेटा? बर्फ। सबने देख रखी है, जो बर्फ होती है वो जल की कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। और जो जल अपने पास पाया जाता है, जल कौन सी अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में। और जो गैस रहेगी, ये गैस कौन सी अवस्था में रहती है अपने पास? जल जो गैसीय अवस्था में मिलेगा वो कौन से होता है? ऊष्मा या वाष्प के रूप में। किसके रूप में बेटा? वाष्प के रूप में। जब जल वाष्प के रूप में रहेगा तो वो कौन सी अवस्था में रहेगा? गैसीय अवस्था में। अब मेरा पॉइंट यहां से सुनना, यानी कि हम ये बात, एक चीज तो ये जान चुके हैं, खूब पढ़ के आ चुके हैं, और देखते हुए महसूस भी करते हैं कि ठोस अवस्था में जो जल होता है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। द्रव अवस्था का जल है जो अपने सामान्य जल के रूप में मिलेगा, और गैसीय अवस्था का जो जल है वो किसके रूप में मिलता है? वाष्प के रूप में।
क्या इन तीनों का तापमान एक समान होता है? क्या अपने पास बर्फ का, जल का और वाष्प का तापमान एक समान होता है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम तापमान, 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम तापमान पर जो जल है, पानी है, वो कौन सी अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में। 0 से लेकर के और 100 डिग्री सेल्सियस तक जल कौन सी अवस्था में मिलता है अपने पास? द्रव अवस्था में। और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, कितने से ज्यादा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान पर अपने पास जल कौन सी अवस्था में मिलता है? गैसीय अवस्था में। अब मेरा पॉइंट यहां से सुनना, ये बात अपने क्लियर हो गई। जल की 3 अवस्थाएं होगी, तीनों अलग अलग तापमान पर रहेंगी। अब मेरा सवाल यहां से आएगा, जो त्रिक बिंदु को या अपने 1 डिग्री केल्विन को या 1 केल्विन को एक बार में ही या एक झटके में ही स्पेसिफाइड कर देगा। सीधा सा सवाल है, 3 अलग अलग तापमानों पर जल की 3 अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं। मेरा सवाल यह, क्या किसी एक ही तापमान पर जल की तीनों अवस्थाएं पाई जा सकती हैं? क्या किसी एक ही तापमान पर जल की तीनों अवस्थाएं मिल सकती हैं? यानी कि जल ठोस अवस्था में भी उपस्थित हो जाए, जल द्रव अवस्था में भी उपस्थित हो जाए और जल गैसीय अवस्था में भी उपस्थित हो जाए। क्या ऐसा संभव है? सोचो एक बार। अगर आपका जवाब ना है कि सर ऐसा नहीं हो सकता, तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है और ऐसा तापमान होता भी है। आपको बताता हूं कहां पर मिलेगा। जो हम एक बात करके चले, जैसे हमने बर्फ लेते हैं, बर्फ की सिल्ली, बर्फ की क्या ले लो? बर्फ की सिल्ली ले लेते हैं। बर्फ की सिल्ली आपने सबने देख रखी होगी। तो पहली बात, बर्फ की सिल्ली है तो डायरेक्ट कौन सी अवस्था हो गई है? ठोस अवस्था। बर्फ की सिल्ली है तो डायरेक्ट कितनी अवस्था हो गई? वो ठोस अवस्था। बर्फ की सिल्ली के पास पानी भी निकलता है, पिघलती है वो, तो पिघलती है तो वो कौन सी अवस्था हो गई इसकी? द्रव अवस्था। और बर्फ की सिल्ली को आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर आपको गैस भी निकलती नजर आएगी, वाष्प भी निकलती नजर आएगी, तो वो कौन सी अवस्था होगी इसकी? गैसीय अवस्था। तो बर्फ की सिल्ली, बर्फ कितने डिग्री पर जम रही है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री पर तो वो बर्फ बनेगी, लेकिन 0 के बाद 0.1 डिग्री सेल्सियस बर्फपन कह दें, थोड़ा सा वृद्धि कर दो उसमें, 0.1 या 0.01, तो उसके तापमान में परिवर्तन के कारण वो तीनों अवस्थाएं उपस्थित हो जाती हैं। इस तापमान को, जो यहां पर ये तीनों अवस्थाएं, वह तापमान जिस पर तीनों अवस्थाएं हो, कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उस तापमान को त्रिक बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं बेटा? त्रिक बिंदु। तो पॉइंट यहां से यह है कि सबसे पहले मैं जो निकाल के ला रहा हूं तापमान के लिए 1 केल्विन की परिभाषा, उसमें मेरे को एक जरूरत पड़ी। कौन सी जरूरत पड़ रही है? एक त्रिक बिंदु की। कौन से बिंदु की जरूरत पड़ रही है? त्रिक बिंदु की। और त्रिक बिंदु क्या होता है अपने पास? वह तापमान जिस पर जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ उपस्थित रहता है। वह तापमान जिस पर जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है, त्रिक बिंदु का तापमान कहलाता है, त्रिक तापमान कहलाता है। अब आता हूं 1 केल्विन पर। 1 केल्विन क्या है? त्रिक बिंदु के तापमान का। कितने तापमान का बेटा? त्रिक बिंदु के तापमान का या जल के त्रिक बिंदु का 1/273.16वां भाग। कितनेवां भाग बेटा? 1/273.16वां भाग कितना केल्विन कहलाएगा? 1 केल्विन कहलाता है। जल के त्रिक बिंदु के ताप का, फिर से सुन लो, किसका बेटा? जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16वां भाग। जल के त्रिक बिंदु के ताप का कितनेवां भाग? 1/273.16वां भाग। ठीक है। या जल के त्रिक बिंदु पर, या जल के त्रिक बिंदु के ताप का ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग कितना केल्विन होता है? 1 केल्विन। बेटा, तो इस प्रकार से तापमान एक मूल राशि होती है, और तापमान मूल राशि का मूल मात्रक क्या रहेगा? केल्विन। तापमान मूल राशि का मात्रक क्या रहेगा? केल्विन। और 1 केल्विन की परिमात्रक क्या बनेगी? जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16वां भाग क्या होता है? 1 केल्विन। ठीक बेटा। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास 1, 2, 3, 4 5वीं परिभाषा ये अब बता दी। 6वें नंबर पर मैं आपके सामने ले रहा हूं बेटा पदार्थ की मात्रा। क्या ले रहा हूं? पदार्थ की मात्रा। ये एक मूल राशि होती है, और पदार्थ की मात्रा मूल राशि का मात्रक होता है मोल।
पदार्थ की मात्रा मूल राशि का मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, पदार्थ की मात्रा मूल राशि का मात्रक मोल। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने एक नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं, चीनी लिया 1 किलोग्राम, ठीक है, शक्कर लिया 1 किलोग्राम, बूरा लिया 1 किलोग्राम, तो क्या प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में जो अणुओं की संख्या वो एक समान है, अलग अलग है? लोहा लिया 1 किलोग्राम, प्लास्टिक लिया 1 किलोग्राम और स्टील लिया 1 किलोग्राम, क्या तीनों में एक समान अणुओं की संख्या रहेगी, अलग अलग रहेगी? सवाल सीधा ही है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? अलग अलग रहेगी, क्योंकि समान अणुओं की संख्या होती तो हो सकता है वो पदार्थ ही समान होते। तो जब संख्या अलग अलग है तो इसकी जो मात्रा है उनकी अणुओं की संख्या की, उसकी मात्रा को निर्धारित कैसे करेंगे कि कितनी मात्रा उसमें उपस्थित रहेगी? उस मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा मात्रा काम में लेते हैं? मोल। मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा मात्रा काम में लेते हैं बेटा? मोल। ठीक है, तो 1 मोल क्या है? इधर आते हैं, 1 मोल क्या है? स्पेसिफाइड परिभाषा तो यह है 6C12 जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 6, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। 6C12 के 12 ग्राम में, कितने ग्राम में? 12 ग्राम में 6C12 लिया, यानी कार्बन का एक हमने परमाणु लिया, ठीक है, परमाणु के कितने ग्राम में? उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? 1 मोल। 6C12 के कितने ग्राम में? 12 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या रहेगी? 1 मोल रहेगी। ठीक है, 6C12 के 12 ग्राम पदार्थ की मात्रा क्या हो गई? 1 मोल हो गई, है ना? 1 मोल पदार्थ हो गया। अब 1 मोल पदार्थ के बाद में एक ही दूसरी बात बता रहा हूं आपको, क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुने। मैं तो अभी बोल के चल रहा हूं 6C12 लिया सर, अच्छी बात है, कार्बन ले लिया। दूसरी स्थिति में बच्चा कह देता है यदि सर मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा, मैं तो नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, तो कार्बन के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा? नाइट्रोजन लेना पड़ेगा ना। क्या लेना पड़ेगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7। नाइट्रोजन को किससे प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं? N से, और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14। तो अब देखो 6C12 का तो कितना ग्राम लिया था हमने? 12 ग्राम। तो 7N14 का कितना ग्राम लेंगे? 14 ग्राम लेंगे। और कितना ग्राम लेंगे? ये भी कोई पूछने वाली बात हुई क्या? नहीं है क्या भाई? 6C12 में 12 ग्राम ले रहे हैं, तो 7N14 में कितना ग्राम लेंगे? ऊपर जो बोल रहा हूँ संख्या वही तो ले रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे 12 बोला था, यहाँ पे 14 बोला था, तो कितना ग्राम ले लिया? 14 ग्राम। तो 14 ग्राम में पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी? 1 मोल। अभी तुम में से एक बच्चा बोलता ना गुरुजी मजा ही नहीं आया हमको, तो भाई अब मजा आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, नहीं है क्या? तो मजा आएगा तो अपन एक बच्चा बोल देता है गुरुजी मैं तो 10Ne20 लेना चाहता हूँ। कितना लेना चाहता हूँ बेटा? 10Ne20। तो अब इस पर सोच के बताओ कितना ग्राम रहेगा, इसमें कितना ग्राम रहेगा? अरे सोचने वाली क्या बात है, कितना ग्राम हो जाएगा? 20 ग्राम में कितना पदार्थ उपस्थित रहेगा? 1 मोल पदार्थ उपस्थित रहेगा। तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मैं सामान्यतः किसी भी परमाणु को कैसे प्रदर्शित करता हूँ? ZXA। कैसे प्रदर्शित करता हूँ बेटा? ZXA के रूप में। तो जब ZXA के रूप में लिख रहा हूँ तो इस जगह पे कितनी रहेगी? कितने ग्राम में? 1 ग्राम में। 1 ग्राम में कितना पदार्थ रहेगा? 1 मोल रहेगा। 1 ग्राम में कितना पदार्थ रहेगा? 1 मोल रहेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया? 1 मोल की परिभाषा कैसे आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? 1 मोल की परिभाषा क्या होगी अपने पास? 6C12 की जो किताब में परिभाषा दे रखी है वो यहाँ से दे रखी है। कार्बन 6C12 के 12 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? 1 मोल। कार्बन 6C12 के 12 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है? 1 मोल। अगर आप कार्बन नहीं लेना चाहते तो कोई भी दूसरा ले सकते हैं। तो 6C12 के कितने ग्राम में? 12 ग्राम में कितना पदार्थ रहेगा बेटा? 1 मोल। लास्ट में अपने पास 7वां पदार्थ बचता है, वह है ज्योति तीव्रता। 7वां क्या बचता है? ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता कहेंगे अपन देखने की क्षमता को या उसकी चमक को। किसको कहेंगे बेटा? देखने की क्षमता को या उसकी चमक को। कैसे बताओ सर कैसे? अरे बता तो रहा हूं यार, डरा क्यों रहे हो? ज्योति तीव्रता जैसे अपन एक बल्ब की तरफ देख रहे हैं, एक बल्ब तो ऐसा होता है इसकी आंख देखा ही नहीं जाता उसकी तरफ, और एक सामान इतना जल रहा है उसकी तरफ को आसानी से देख सकते हैं। तो पहला जो बता रहा हूं जिसकी तरफ हम नहीं देख सकते उसका कारण क्या है भाई?
उसकी तरफ क्यों नहीं देखा जा सकता और दूसरे की तरफ हम कैसे देख सकते हैं? कारण क्या है? क्योंकि वहां पर उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो स्रोत है, स्रोत की तीव्रता है, वो कैसी होती है? अधिक। ठीक है, तो हम यहाँ पहले देखने की क्षमता को या तीव्रता को निर्धारित कर रहे हैं किसके द्वारा? कैंडेला के द्वारा। किसके द्वारा? कैंडेला के द्वारा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूं एक कैंडेला का मान क्या रहेगा? अरे एक कैंडेला कितने के बराबर रहेगा? ठीक बेटा, तो एक कैंडेला के लिए बात करें, एक होता अपने पास कृष्णिका। क्या होता है बेटा? कृष्णिका। तो पहले मैं यहाँ पे कृष्णिका के बारे में बताऊं, ये कृष्णिका क्या होती है? एक काली पट्टी। क्या होती है? काली पट्टी या काला पर्दा, जिसमें किसी भी प्रकार की रेडियोएक्टिव किरणों को अगर आपतित कराएं या किसी प्रकार की किरणों को आपतित कराएं तो वह समस्त किरणों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यानी कि इस काली पट्टी या काले पर्दे पर रेडिएशन का, रेडियोएक्टिवता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस काले पर्दे को या काली सतह को या काली पृष्ठभूमि को क्या नाम दे देते हैं हम? कृष्णिका। ठीक है, कृष्णिका के क्षेत्रफल के, जो कृष्णिका लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटा, कृष्णिका का क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, किसका क्षेत्रफल लेंगे? कृष्णिका का क्षेत्रफल। जैसे मैं मान के चल रहा हूं भाई, यहाँ पे तो अपने पास व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड होता तो मैं इसी को कृष्णिका कह देता, है ना? ब्लैक बोर्ड होता तो इसको क्या कह देता मैं? कृष्णिका। लेकिन ये कैसा बोर्ड है अपने पास? व्हाइट बोर्ड है। कैसा बोर्ड है बेटा? व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कृष्णिका है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल का तल कहाँ है? कृष्णिका तो ये रही, इसका तल ये रहा, लेकिन इसका क्षेत्रफल कहाँ खोल रहा है? सामने। क्षेत्रफल कहाँ खोल रहा है? सामने। तो कृष्णिका के तल के लंबवत, इसका तल कहाँ खोल रहा है? सामने खोल रहा है ना। तो कृष्णिका के तल के लंबवत 1/6 लाख, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से निर्मित या क्षेत्रफल से संबंधित प्रदीपन तीव्रता को एक कैंडेला कहते हैं। कृष्णिका के कितने क्षेत्रफल से? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से। गुरुजी एक बात बताओ कि कृष्णिका अपने आप जलेगी थोड़ी, कृष्णिका अपने आप प्रदीपन तीव्रता देगी थोड़ी। कृष्णिका प्रदीपन तीव्रता देगी कब? जब उसके पर्दे के बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कोई स्रोत रखा हो। पर्दे के पीछे क्या रखा हो? कोई भी एक स्रोत रखा हो, है ना? जैसे अपन ने देखते हैं नाइट टाइम पे, रात्रि के समय अपन देख लो एक बार, बहुत से दुकानों के ऊपर अपने बैनर वगैरह लगे होते हैं, उनके अंदर एक बल्ब लगा होता है और बल्ब के कारण वो बैनर चमकता है, उस पर नाम अच्छे से दिखाई देता है। तो वही चीज, जैसे मैं बोल के चलूं एक ब्लैक कलर का बोर्ड है, सपोज दैट ये ब्लैक कलर का बोर्ड है और इसके पीछे एक स्रोत लगा हो, एक लाइट लगी हो, पर्दा हो, ये पर्दे के पीछे लाइट लग रही है, तो पर्दा चमकेगा या नहीं चमकेगा? चमकेगा ना, चमकेगा। तो उसके पर्दे के जो ये कृष्णिका वाला जो मैं पर्दा कह के चल रहा हूं, ये जो कृष्णिका कह के चल रहा हूं, इस कृष्णिका के कितने क्षेत्रफल पे? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे। कितने क्षेत्रफल पे? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे जो तीव्रता रहेगी, उस तीव्रता को या प्रदीपन तीव्रता रहेगी, उस प्रदीपन तीव्रता को क्या कहेंगे? एक कैंडेला। क्या नाम देंगे? एक कैंडेला। ठीक है, कब? पॉइंट सुनना, कब? जब इसके पीछे जो स्रोत उपस्थित है, उस स्रोत के द्वारा लगने वाला दाब होता है 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। स्रोत के पीछे जो लगने वाला दाब है, वो कितना दाब लगाया जा रहा है? प्रकाश का जो स्रोत है, वो स्रोत कितना दाब लगा रहा है? 101.325 मीटर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और दूसरी बात, जैसे अपन ने लाइट जला दी, कोई पर्दा लिया, पर्दे के पीछे लाइट जलाई, है ना, और लाइट जलाते अपन जानते हैं कि पर्दे के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आएगा, पर्दे का तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो तापमान है, वो तापमान भी प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेटिनम के गलनांक के बराबर। तापमान भी प्लेटिनम के गलनांक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो परिभाषा क्या बन गई? आप देखो एक बार, कृष्णिका के क्षेत्रफल के लंबवत, ये कृष्णिका मान के चल रहा हूं, इसके क्षेत्रफल के लंबवत 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से संबंधित प्रदीपन तीव्रता कितने कैंडेला होगी? एक कैंडेला होगी। जब कितने कैंडेला होगी? एक कैंडेला होगी जब कृष्णिका पर दाब का मान कितना होगा? 101.325 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कृष्णिका का तापमान कितना होगा? प्लेटिनम के गलनांक के बराबर। ठीक बेटा, तो कैंडेला का जो क्षेत्रफल लिया जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये तो क्या हो गया एरिया, और यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा, दाब रहेगा, वो कितना रहेगा 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो तापमान रहेगा वो तापमान किसके बराबर रहेगा, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर। तापमान किसके बराबर रहेगा बेटा, प्लेटिनम के गलनांक के बराबर। तो समझ में आ गई। इस प्रकार से SI पद्धति के 7 मात्रक पूरे होते हैं। 4 मात्रकों में मैं 2 मात्रक और 2 मात्रकों का अलग वीडियो बना चुका हूं, और इसमें अपन ये पीछे के 3 मात्रक पढ़ चुके हैं। पहला मात्रक है तापमान, उसमें पहली मूल राशि है तापमान जिसका मात्रक क्या है केल्विन। दूसरी मूल राशि है पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक क्या है मोल। तीसरी मूल राशि है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है कैंडेला। ठीक है। तापमान क्या होता है, जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16वां भाग क्या होता है 1 केल्विन। मोल की वो पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। मोल का परिभाषा क्या बनेगी 6C12 के कितने ग्राम में, 12 ग्राम में पदार्थ की मात्रा क्या रहेगी 1 मोल। और ज्योति तीव्रता का बताया अभी, कृष्णिका के क्षेत्रफल के लंबवत या कृष्णिका के तल के लंबवत 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से संबंधित प्रदीपन तीव्रता क्या होती है 1 कैंडेला। जब सतह का या कृष्णिका का दाब 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और उसका ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर होता है। अगले वीडियो में अपने पास बचे हुए बेटा पूरक मात्रक, उनको पढ़ेंगे। और पूरक मात्रक से पहले फिर एक बात अब मैं वापस से उसी पॉइंट पे आता हूं कि भैया जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है अगर कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9460369924। इस नंबर पर मुझे कॉल करके आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। बहुत से बच्चे कहते हैं सर सजेशन चाहिए, तो आप कोई भी किसी प्रकार का सजेशन हो तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर मेरे से कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक बेटा, चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो वहीं जो घंटी वाला चिन्ह है उसको भी दबा दें, जिससे कि जितने भी मेरे वीडियो जाते हैं वो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और आप भी अपने घर में मान लो 4 मोबाइल है तो 4 में सब्सक्राइब कर दो, आपका नुकसान थोड़ी है। तो सभी मोबाइलों में सब्सक्राइब करके रखें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मस्ती के साथ साथ ऑनलाइन जब तक विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तब तक पढ़ते रहें। ठीक बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो डालेंगे कल।